अगर आप भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। फिर चाहे आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो या ना हो, या फिर आप क्लास 11th में साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, यानी कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और वो क्या करते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में आज जानेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11th को फॉलो करते हुए व्हाट इज साइकोलॉजी के आज हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जिसमें हम लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये जानेंगे कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। इसके साथ ही एक और टॉपिक को भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि साइकोलॉजी हमारी रियल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों है। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये समझ पाएंगे कि साइकोलॉजिस्ट का या साइकोलॉजी का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है। तो चलिए आज के वीडियो की हम क्विकली बिगनिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम नोट्स की हेल्प से स्टडी कर रहे हैं। क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कंटेंट है जिसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर विजिट कीजिएगा। और ये एंड पॉइंट है, लास्ट पार्ट है, तो यहाँ तक पिछले जितने भी नोट्स हैं वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट्स में पूछ ही सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं और कैसे होते हैं। और जिसमें हमारे पास सबसे पहले नाम आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। जी हाँ, वो साइकोलॉजिस्ट जो आप भी साइकोलॉजी पढ़ के बनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं डिफरेंट वीडियोस में कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। यहाँ पर हम उस प्रोसेस की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर आपको बताएंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते कौन है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन की तरह भी आपके एग्जामिनेशन में क्लास 11th में पूछा जाता है कि हु आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली दे डू, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि वो 3 चीजों के लिए वर्क करते हैं: असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। असेसमेंट करते हैं अपने क्लाइंट का, अपने पेशेंट का, ट्रीटमेंट भी उन्हीं का करते हैं, और उस डिफरेंट इलनेस पर या डिसऑर्डर पर वो रिसर्च करते हैं। असेसमेंट में क्या होता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर एंड इंटरप्रेट साइकोलॉजिकल टेस्ट। देयर आर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट जिन्हें कैसे एडमिनिस्टर करना है वो अपने स्टडी के दौरान, कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान सीख कर आते हैं, और इसकी हेल्प से वो पर्सन के रिलेटिव इंटेलिजेंस या अदर कैपेबिलिटीज के लिए भी यूज करते हैं, या किसी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक को एलिसिट के लिए भी यूज करते हैं, एलिसिट करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है उसे डायग्नोस करने के लिए भी करते हैं। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि शुरुआती दौर का डायग्नोसिस, कि हम फाइंड आउट करें कि हमारे जो क्लाइंट है उसके संग प्रॉब्लम क्या है या किस पर्टिकुलर फील्ड में हमें वर्क करना है। ऑलराइट, फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तब ये देखा जाता है कि क्या ट्रीटमेंट हमें अपने क्लाइंट का करना है, और उसी के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स भी यूज होते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च। इस रिसर्च की फील्ड में और एक्सप्लोर करते हैं, जब आप किसी चीज पे वर्क करते हैं तो उसके बारे में और गहराई से जानते जाते हैं। तो रिसर्च में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यही काम करते हैं। जो इंटरव्यू ये लेते हैं, बेसिकली इंटरव्यू वो पार्ट होता है जहाँ पे असेसमेंट होता है। यहाँ पर वो ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं विद द पेशेंट, और यही इनके लिए एक डायग्नोसिस का टूल भी होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ भी अपना प्रोसेस शुरुआत करने से पहले इंटरव्यू लेते हैं अपने क्लाइंट का, जिसमें उन्हें पता चलता है कि क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, और जिसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि वो फर्दर ऑन क्या ट्रीटमेंट देंगे। ऑलराइट, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम जो होता है, एक क्लिनिकल सेटअप में वो रहते हैं, अपने क्लाइंट को यानी होने वाले डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर किसी भी तरीके की इलनेस के लिए वो साइकोलॉजिकल वे में ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते हैं। दे आर नॉट मेडिकल डॉक्टर्स। ओके, मेडिकल डॉक्टर नहीं होते हैं तो ऑफ कोर्स वो मेडिसिन नहीं दे सकते। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में कुछ बातें पहले भी हमने पिछले वीडियो में करी हैं, जहां आपने इस चीज को समझा था। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बारे में। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो बेसिक वर्क करते हैं वो साइकोलॉजिकल और साइकोथेराप्यूटिक थ्योरी और रिसर्च का यूज करते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टॉक थेरेपी। बहुत सुना होगा आपने ये नाम, अगर नहीं सुना है, अगर नहीं भी सुना है तो आगे सुनेंगे, आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा कि टॉक थेरेपी क्या होती है। अ डिस्कशन, अ जनरल कॉन्वर्सेशन विद द क्लाइंट टू नो अबाउट देम। दिस इज व्हाट द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डू। दे वर्क टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। किसी भी पर्सन के साथ हो रहे डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जिसकी वजह कोई करियर रिलेटेड इशू हो सकता है, जिसकी वजह रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, ओके, जिसकी वजह मैरिटल इश्यूज हो सकते हैं, ओके, ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा इलनेस से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं कि कोई पर्सन अपनी इलनेस से परेशान है,
उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इन सब इश्यूज़ पे वर्क करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और अल्टीमेट गोल उनका होता है प्रमोट द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड फैमिलीज। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं तो दे गो एंड अप्रोच काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली जो इस पर वर्क करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में भी बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, जो मैंने आपको बताया। करियर काउंसलर का आपने नाम सुना ही है, रिलेशनशिप काउंसलर भी सुना होगा। इस तरीके से और डिफरेंट काउंसलर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करते हैं, ऑल राइट। बट जनरल हम उन्हें काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एग्जामिन अ पर्सन्स एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर अंडरलाइंग इश्यूज। किसी भी पर्सन के बारे में जाने बिना तो हम भी एक जनरल काम नहीं कर सकते। कोई हमसे सोल्यूशन मांगे किसी प्रॉब्लम का तो उस प्रॉब्लम के सभी डायमेंशंस को जानने की हम कोशिश करते हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी उसी तरीके से करते हैं। एंड नॉट जस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हर तरह के साइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, इश्यू को जानने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। जैसे ही वर्ड हमारे सामने आता है कम्युनिटी, हम समझ जाते हैं कि बात थोड़े से बड़े सर्किल की हो रही है। तो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स कॉन्टेक्स्ट विद इन कम्युनिटी और वाइडर सोसाइटी, और उस सोसाइटी के अंदर उनका आपस में रिलेशनशिप, इस पर स्टडी का काम करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि और तरह के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इस पर रिसर्च करते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ से कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, समझौता तो नहीं हो रहा है, जो किसी ग्रुप में है, ऑर्गेनाइजेशन में और इंस्टीट्यूशन में है, कम्युनिटीज में है और सोसाइटी में है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें कहना चाहिए जो सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क में वो इस तरीके के वर्क करते हैं कि अगर किसी के साथ किसी भी तरीके का उसको कोई प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, किसी भी तरीके जैसे जैसे किसी भी तरीके की कोई हिंसा, वायलेंस उसको फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो। वैसे तो हमारे बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, लीगल वे में भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसमें मेंटल इश्यूज को, किसी के संग होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस, किसी तरीके के होने वाले फिजिकल वायलेंस, बच्चों के साथ होने वाले किसी भी तरीके के वायलेंस, क्योंकि कम्युनिटी की हमने बात करी तो एक बड़े सर्किल के अंदर ये आ जाते हैं, और वहां पर होने वाले किसी भी तरीके के वायलेंस में पर्सन किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, इस चीज पे वर्क करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि जो लोग इस तरीके के वायलेंस से गुजर रहे होते हैं, क्या वो एक्चुअली कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढने के लिए जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट उन लोगों को ढूंढने जाते हैं? ये भी नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन है कि आखिर होता क्या है। पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट एनजीओज के साथ वर्क करते हैं, जिससे जुड़ने के बाद लोग उनसे इजीली अप्रोच कर पाते हैं या वो उनके लोगों के कांटेक्ट में आ पाते हैं। ये टू वे होता है, ये दोनों तरफ से होता है। लेकिन हम ये कहें कि वो इंडिविजुअली लोगों को सर्च करते हैं, लोग इंडिविजुअली कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट को सर्च करते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट की। वैसे तो हम ये जानते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एजुकेशन की फील्ड में वर्क करते हैं। तो ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली क्या करते हैं? इनका काम यही होता है कि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, तो इसकी हेल्प से स्कूल के अंदर होने वाले डिफरेंट इशू को रिजॉल्व करने का इनका काम होता है। हाँ, बिल्कुल ये अपॉइंट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्कूल ही हुआ क्योंकि हम इन पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन्हें हायर करते हैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। और वास्तव में ये जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये बच्चों की यानी चिल्ड्रन और एडोलेसेंट के बिहेवियर, हेल्थ और लर्निंग, इन सब की चीज़ों के साथ में कनेक्ट होते हैं, एजुकेटर के साथ भी कनेक्ट होते हैं, पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं, और ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे वर्क करते हैं, जिसमें सभी लोगों की इंडिविजुअली ग्रोथ भी इंक्लूडेड होती है। ओके, आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। पिछले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे आईओ साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि इनका जो मेन वर्क होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना है। क्वालिटी का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी वेलबींग, मेंटल हेल्थ स्टेटस, वर्क प्लेस पे होने वाले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये वर्क करते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम कहें या ये कहें कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पर फोकस करते हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी पे जो है वो फोकस करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे डू इट। और इसके अलावा वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और रिसर्च मेथड को भी अप्लाई करते हैं जिससे पूरा वर्क एनवायरनमेंट सुधरे,
परफॉर्मेंस बेटर हो, कम्युनिकेशन आपस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का या फिर एम्प्लॉयज का आपस में बेटर हो, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन लोगों को मिले और वो सेफ फील करें इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया भी था जो आईओ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जनरली एचआर की पोजीशन के इक्विवेलेंट होते हैं, नॉट द सेम बट इक्विवेलेंट। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये समवेयर दे आर इक्विवेलेंट टू एन एचआर इन अ कंपनी, और कई बार इनको इस पोजीशन पर भी जॉब मिल जाती है। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकोलॉजी की हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक ऐसा टॉपिक है अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेगा ना, वो जब इतना समझ गया कि साइकोलॉजी क्या है, वो इस पर अपने पॉइंट्स खुद भी लिख सकता है। हम इससे अलग अलग तरीके से समझते हैं, हो सकता है आपके पास भी इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए अपने कुछ पॉइंट्स हो, तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर में अपने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल समझते हैं कि एवरीडे लाइफ में साइकोलॉजी किस तरह से हाईलाइट होती है। दो तरीके की बातें हैं, एक तो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक है एप्लीकेशन एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वो होते हैं, जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना, बिहेवियरल पैटर्न टू एक्सेस जनरल प्रिंसिपल्स एंड लॉ। जब हमें साइकोलॉजी में थ्योरेटिकल चीज़ों की नॉलेज होती है तो हमारे जो सोचने का तरीका है, चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका है, वो बहुत बदल जाता है। पहले तो हम सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को या लोगों के बिहेवियर को देखते ही अलग तरीके से हैं, और फिर उनको सॉल्व करने की जब बात आती है तो हमारी अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। ओके, अब अगर हम बात करें कि इट कंट्रोल्स द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, मैकेनिज्म एंड हाउ इट अपीयर्स, तो ये यहाँ पे साइकोलॉजी में पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। अब हम बात यहाँ पे करेंगे कि एप्लीकेशन एस्पेक्ट क्या होता है। साइकोलॉजी की डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ लेना इज नॉट इनफ। हमें क्या करना होगा कि जब हम उन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे तभी हम ये कह सकेंगे कि जो मेंटरिंग का प्रोसेस है, कंट्रोल करने का है या ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस लाने का पैटर्न है, वो कुछ फ्रूटफुल हो रहा है। दैट मीन्स कि केवल थ्योरी पढ़ते रहना इज नॉट द सोल्यूशन। हमें उन प्रिंसिपल्स को एक्चुअली अप्लाई करना होगा, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो मैंने यहाँ पे नोट्स की तरह हाईलाइट करे हैं। जैसे मैंने कहा, ये पॉइंट्स आपके खुद के माइंड में भी एग्जिस्ट करते होंगे, पर फिर भी हम इन्हें पढ़ेंगे कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या डिजाइन करती है। क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स, वो क्राइटेरिया, वो ग्राउंड्स, वो स्टैंडर्ड जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन डिस्टिंग्विशिंग नॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम एबनॉर्मल बिहेवियर। यानी कि जब हम किसी नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच डिफरेंशिएट करना सीख पाएंगे तब हम कहेंगे कि हम अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जैसे कि जजिंग बिहेवियर वेदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल थ्रू दीज क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। देयर आर सर्टेन रूल्स इन साइकोलॉजी, थ्योरीज इन साइकोलॉजी विच एक्चुअली टेल्स अस कि कैसे हम बिहेवियर को नॉर्मल या एबनॉर्मल कह पाते हैं। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइव्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। ओवरऑल कम्युनिटी की बात करें या फिर इंडिविजुअल की भी बात करें तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा हमने ये समझा, साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द ट्रीटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में और उसको ट्रीट करने में, ट्रीटमेंट का मतलब हो गया मॉडिफिकेशन, उसको बदलने में या चेंज करने में इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? इट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट द रिक्वायर्ड चेंज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ दिस बिहेवियर, राइट। साइकोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन लाइफ, जैसे बुक, करिकुलम, वेरियस टेक्निक एटसेट्रा। साइकोलॉजी की हेल्प से ही हम करिकुलम को फ्रेम करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दूंगी। आप जब भी अपनी किसी भी क्लास की कोई भी बुक उठा लीजिए, आप देखेंगे कि जो चैप्टर 1 है और जो लास्ट चैप्टर होता है उसमें बहुत फर्क होता है। चैप्टर 1 वही होता है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले कुछ जानते होते हैं, और चैप्टर के एंड तक आते आते इतना न्यू कॉन्सेप्ट होता है जो आपने नहीं सुना होता है, राइट। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो करिकुलम फ्रेम किया जाता है वो हमें इजी टू कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाने की तरह होता है। क्लास 11 के साइकोलॉजी में भी देख लें तो पहला चैप्टर है व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बेसिक, साइकोलॉजी के ग्राउंड, साइकोलॉजी के रूट्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप नहीं जानते। यू नो नथिंग अबाउट साइकोलॉजी बिफोर क्लास 11, दैट इज व्हाई योर सिलेबस इज फ्रेम्ड लाइक दिस। तो साइकोलॉजी का जो यूज है वो एजुकेशनल लाइफ में भी डिफरेंट फील्ड्स में यूज होता है। साइकोलॉजी कैन कंट्रोल इंडिविजुअल बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट देयर अकरेंस। ये तो एक कॉमन बात है जो सबने फेस की है। जो कोई भी साइकोलॉजी पढ़ता है उससे नॉन साइकोलॉजी वाला पर्सन आके जरूर पूछता है कि मेरे बारे में कुछ बताओ, व्हाट कैन यू फाइंड अबाउट मी। अच्छा, मेरा चेहरा देख के कुछ बता सकते हो? मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बता सकते हो?
तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत लोगों के साथ होती है, बट एक्चुअली में ये होता भी है कि हम लोग साइकोलॉजी वाले जो पर्सन होते हैं वो लोगों के बिहेवियर को देख के बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एक टाइप का जादू ही होता है जिसे मैं कहूँगी, ठीक है ना। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजी ना केवल ह्यूमन बल्कि नॉन ह्यूमन के बिहेवियर को भी स्टडी करती है, और जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे पेवलोव की थ्योरी है। अभी आप पेवलोव की थ्योरी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट एनिमल्स पर, बर्ड्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो वो नॉन ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं। तो साइकोलॉजी केवल ह्यूमन को स्टडी नहीं करती है, नॉन ह्यूमन के बिहेवियर को भी स्टडी करती है। ओके, इट कैन स्टडी द लॉज दैट अफेक्ट साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ऐसे भी लॉज होते हैं जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना को भी अफेक्ट करते हैं, तो उनको भी स्टडी करती है, इंटरप्रेट करती है, प्रिडिक्शन और मॉडिफिकेशन का काम तो करती है। इट कैन असिस्ट इंडिविजुअल्स इन सेलेक्टिंग वेज एंड टाइप ऑफ थिंकिंग। साइकोलॉजी हमारे सोचने के तरीके को मॉडिफाई कर सकती है, हमारे बिहेव करने के तरीके को मॉडिफाई कर सकती है, तो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालती है। इट कैन असिस्ट स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन द राइट वे ऑफ स्टडिंग एंड गेनिंग नॉलेज। ये स्टूडेंट्स को गाइड करती है। अब जब आप साइकोलॉजिकल वे में चलते हैं, टाइम टेबल फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक सेट लाइफ लेके चलते हैं, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, राइट। तो साइकोलॉजी की हेल्प से ही होता है। इंडिविजुअल को डिफरेंट लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करती है साइकोलॉजी। रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एंडलेसली लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आंसर करना सबसे आसान हो जाता है, बिकॉज यू कैन क्रिएट योर ओन थॉट्स। बट उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज पहले होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो अननेसेसरी आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पता ही चल जाएगा साइकोलॉजी टीचर को, क्योंकि वो खुद भी साइकोलॉजी पढ़े हैं जो आपको इवेलुएट करने वाले हैं, तो आप उनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। एग्जामिनेशन की बात मैं कर रही हूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके अलावा डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स अब जो मैं आपके लिए चैप्टर 1 के लिए लेकर आऊंगी, उनको जरूर असेस कीजिएगा, उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके चैप्टर 1 की अंडरस्टैंडिंग और डीपर हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस वन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।